नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। देश भर में नामी कोचिंग संस्था फिटजी के कई सेंटर्स बंद होने से हजारों छात्र परेशान हैं। उनके लाखों रुपए फंस गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में पुलिस ने कोचिंग संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोचिंग संस्थान आखिर क्यों घाटे में चल रहे हैं, किस तरह से छात्रों की कड़ी मेहनत और अभिभावकों के खून पैसे की कमाई फंस गई है, सबसे पहले आपको सिटी सेंटर शो में ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान बंद और सैकड़ों लोग सड़क पर हैं। नोएडा सेक्टर 62 में फिटजी के सेंटर में 1000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, लेकिन रातों रात कोचिंग सेंटर बंद हो गया। यहाँ खड़े हर एक शख्स ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक एडवांस जमा किया है, लेकिन अब ना तो पढ़ाई हो रही है, ना ही पैसे वापस मिलते दिख रहे हैं। मैंने 1.65 लाख जमा किया था। यहाँ पर मेरा बच्चा 11-12 के लिए 2 इयर्स के लिए मैंने डाला था। 1 ईयर का प्रोग्राम हुआ है, 1 ईयर का बैलेंस 3,75,000 रुपया जमा किया था लगभग 5 साल के लिए, जिसमें 3 साल पढ़ाई कराया, 2 साल अभी मेन 11-12 बाकी है। 11th क्लास में फीस तो हमने पूरा पे कर दिया 6 लाख के आसपास। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में फिटजी सेंटर खुला तो है, लेकिन 35 फैकल्टी की जगह महज 17 फैकल्टी ही आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक देश भर में फिटजी के 56 सेंटर हैं। इनमें कई सेंटर्स बंद हो गए हैं। में हम फेडरेशन के तरफ से अपनी नज़र बनाए हुए हैं और हम स्टैंड भी लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। अभी प्रायोरिटी ये है कि बच्चों का नुकसान एग्जाम टाइम में ना हो। अभी जेई की बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा चल रही है और आगे आने वाले समय में एडवांस्ड भी होना, और इन बच्चों के लिए कहाँ जाएं, ये स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने अब कई जगहों पर संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन अभिभावकों ने पैसा जमा कर दिए हैं, उनको क्या पैसे वापस होंगे? और अब आइए बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में आज क्या कुछ हुआ। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी की पुलिस हिरासत 5 दिन के लिए और बढ़ गई है। इधर सैफ ने भी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। ये शख्स 1:37 पर सैफ की इमारत की सीढ़ियां चढ़ता दिखा और 2:33 पर उतरता नजर आया। इस 56 मिनटों में वो सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में दाखिल हुआ। उसने सहायिका पर हमले की कोशिश की और फिर सैफ को लहलुहान कर भाग निकला। 15-16 की दरमियानी रात हुए इस हमले के बाद 5 दिन अस्पताल में रहे सैफ अली खान ने शुक्रवार को पुलिस के सामने बयान दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सैफ अली खान ने बताया, सबसे पहले एलियामा फिलिप्स ने हमलावर को देखा था। वो कमरे में छोटे बेटे जहांगीर के साथ थी। एलियामा फिलिप्स के चीखने की आवाज सुनकर वो और करीना बाहर निकले। उन्होंने देखा कि कोई अजनबी फिलिप पर हमला कर रहा है। सैफ उसकी तरफ बढ़े और उन्होंने उसे पकड़ लिया। अजनबी ने भागने के लिए उन पर चाकू से वार किए। सैफ के मुताबिक इसके बाद आरोपी पर उनकी पकड़ ढीली हो गई। तो सैफ अली खान का बयान उन सारे ब्यौरों से मिलता जुलता है जो अब तक सामने आए हैं। सैफ को जो चाकू लगा उसके हिस्से भी अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। एक हिस्सा सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास धंसा दिखा। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि उनकी कमर पर 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक चाकू का जख्म था। गले की ओर 10 से 15 सेंटीमीटर तक की चोट थी और कई जगह से खून निकल रहा था। कोहनी के पास भी 5 सेंटीमीटर की चोट थी। इधर शुक्रवार को सैफ के आरोपी शरीफुल शहजाद को कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी पुलिस रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी गई। सरकारी वकील ने दलील दी। ये पता करना बाकी है कि उसने चाकू कहां से खरीदा था। ये जानना है कि इस साजिश में उसके साथ और भी लोग थे या नहीं। जो जूते उसने पहन रखे थे उसे बरामद किया जाना है। ऑलरेडी उन्होंने जो वेपन है वो रिकवर कर लिया गया है और उनके जो क्लोथ्स है वो भी रिकवर कर लिए गए, और जो फॉरेंसिक को जो भेजना चाहिए था उनको, उन्होंने वो सारी चीजें सेंड कर दी है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुलिस कस्टडी मिलनी चाहिए थी, आज कोई सफिशिएंट रीजन नहीं था पुलिस कस्टडी मिलने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पॉइंट रेज किया है कि वेपन रिकवर एक्यूज की प्रेजेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज if custody is when required when the accused need to be shown something, but already the investigation has been done by the police officer. वो बंदा है ही नहीं उसमें, सीधा सीधा आप भी देख सकते हो फोटो से पता चलता है। हालांकि शहजाद के वकील ने पुलिस हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा शख्स कोई और है, उनका चेहरा शहजाद से नहीं मिलता।
उधर शुक्रवार को एनडीटीवी के साथ शरीफुल शहजाद के पिता ने बांग्लादेश से बात की। दोनों हैरान हैं कि उनके बेटे को इस मामले में कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। पिता ने यहां तक अंदेशा जता दिया कि कहीं इसका वास्ता इस बात से तो नहीं है कि वो बीएनपी के समर्थक रहे हैं, यानी ये राजनीतिक उत्पीड़न है जिसकी वो शिकायत कर सकते हैं। हम बीएनपी पार्टी से जुड़े होने के कारण वहां के स्थानीय लोग हमसे नाराज थे। मेरा लड़का घर पर अच्छे से रह रहा था, लेकिन 7 जनवरी 2024 के बाद मुझे कहने लगा कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, और उसके बाद वो कहाँ गया हमें नहीं पता था। बाद में हमें सुनने में आया कि वो भारत में है। इस घटना में वो जुड़ा है कि नहीं हमें नहीं पता। मेरा लड़का बहुत मेहनती है। वो ड्राइवर और मजदूरी का काम करता था। उसकी जेब में अगर 1 रुपया भी हो तो वो अपने माता पिता के लिए खर्च करता था। उधर मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि आरोपी के उंगलियों के निशान सैफ के बेटे के कमरे में मिले निशानों से मेल खा रहे हैं, यानी सबूत बस सीसीटीवी फुटेज तक सीमित नहीं है। पुलिस ने 2 दिन पहले ही क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, लेकिन एक तरफ पुलिस अपना केस मजबूत करने में जुटी है, दूसरी तरफ नए सवाल सामने आ रहे हैं। मामले पर महाराष्ट्र में राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं मामले में अलग अलग तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस की जांच भी शक के घेरे में है। ऐसे में सीसीटीवी और आरोपी के फुटेज ने मुंबई पुलिस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल मोकामा में हुई गोलीबारी में एक आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरे पक्ष के मुख्य आरोपी अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, पर अभी तनाव बचा हुआ है। मोकामा में हुई भीषण गोलीबारी आज दूसरे दिन भी सुर्खियों में बनी रही। पिछले 24 घंटे में लगातार पुलिस के दबिश के बाद इस घटना के मुख्य अभियुक्त सोनू मोनू गिरोह के सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उनके विरोधी पक्ष के मुख्य अभियुक्त पूर्व विधायक अनंत सिंह ने आज कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया। कुल मिलाकर इस मामले में आज 3 लोग पुलिस हिरासत में गए। थोड़ा लोगों नीचे रखिए, बस आप बहुत ऊपर रखते हैं, नीचे रखिए ना। आत्मसमर्पण किए हैं। हम आपके लोगों सबका हम लोगों को जानकारी मिली है। हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर हमारी फोर्स और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट नहीं हो, और जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके आलोक में बेहतर कार्रवाई की जाएगी। कल रात की घटना के बाद ये चिंगारी और सुलगती ही जा रही है। आज तड़के नौरंग जमालपुर गांव में एक बार फिर से गोलीबारी की खबर है। गोलीबारी का दावा गांव वाले कर रहे हैं, हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। वहीं इस पूरे घटना पर इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने इस मामले में जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये सुनिश्चित करना ये इलाका एक बार फिर से गैंगवार की चपेट में न आ जाए। जमीन के झगड़े से शुरू हुई एक कवायद अब एक वर्चस्व की लड़ाई का रूप ले चुकी है, और इसमें दशकों से स्थापित अनंत सिंह की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं सोनू मोनू नाम के 2 भाई, जो कभी अनंत सिंह के ही शागिर्द हुआ करते थे। और अब अगली खबर राजौरी से, जहां के बढ़ाल गांव में बीते 2 दिनों में ऐसी बीमारी के 6 मामले सामने आए हैं जिसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। पर जितनी जांच हुई है उससे ये तो तय माना जा रहा है कि ये किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं हुई है, लेकिन सवाल ये है कि फिर ये फैली कैसे। देखिए ये खबर। बढ़ाल गांव में रहस्यमयी मौतों के बाद 200 से भी ज्यादा लोगों को क्वारंटीन करके गांव से बाहर ले जाए गए हैं। गांव को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। पिछले 2 दिनों में 6 और लोग बीमार पड़े हैं। लखनऊ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को शवों से कैडमियम मिला है, जो मौत का कारण हो सकता है। एक लंबी सीरीज है टॉक्सिन्स की, जिनको लेकर के टेस्टिंग की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्द ही उसका भी समाधान होगा, और अगर कोई शरारत है या कोई और उसके अंदर मेलाफाइड कोई गतिविधि रही है तो उसका भी पता चल जाएगा। बीमारी से मरने वाले 17 लोगों में 14 बच्चे भी हैं। ये तय है कि ये बीमारी वायरस या बैक्टीरिया से नहीं फैली है। यहाँ के एक झरने में कीटनाशक मिले हैं और उसे सील कर दिया गया है। शक है कि बीमारी की जड़ यही है।
देखिए, एक बार मैंने बताया कि दिमाग अंदर से ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वो डिस्ट्रॉय होगा, वो सोजिश होगी, वो नेक्रोज्ड हो गया, तो फिर तो स्पोर्टिव थेरेपी है ना। फिर आपने सिर्फ वेंटिलेशन डाल के उसकी सांस चलानी है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। गांव को खाली करवाया गया तो चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर परेशान थे, लेकिन विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब तक वो वापस नहीं आते तब तक उनके मवेशियों की देखभाल की जाएगी। लेकिन नए मामले आने के बाद लोगों की फिक्र जायज है। अब जरूरत है कि जल्द से जल्द बीमारी की वजह का पता लगाकर उसका इलाज हो और इस बात की जांच की जाए कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे। देश की बड़ी परीक्षाओं में अपनी तैयारी का डंका बजाने वाला कोटा अब डराने लगा है। साल दर साल छात्रों की आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये आंकड़े पहले से ही खौफनाक थे, लेकिन बीते 17 दिनों में देखें तो 6 ऐसे मामले सामने आए हैं और इसका असर कुछ ऐसा दिख रहा है कि कोटा में आने वाले छात्रों की संख्या में कमी नजर आ रही है। देखिए पूरी खबर। देश की बड़ी परीक्षाओं में अपनी तैयारी का डंका बजाने वाला कोटा अब डराने लगा है। तमाम कोशिशों के बावजूद कोटा के स्टूडेंट पढ़ाई का प्रेशर झेलने में नाकाम साबित हो रहे हैं। साल दर साल बढ़ने वाले स्टूडेंट के सुसाइड के आंकड़े पहले से खौफनाक थे, लेकिन इस साल 17 दिनों में 6 स्टूडेंट के सुसाइड से सब डरे हुए हैं। एजुकेशन सिटी कोटा के लिए इस साल का आगाज अच्छा नहीं हुआ है। जनवरी के महीने में अब तक 6 स्टूडेंट की आत्महत्या से कोटा में हड़कंप मचा हुआ है। अब इसे सरकारी तंत्र की विफलता कहें या फिर कोचिंग सेंटर की उदासीनता, कोटा में पढ़ाई का दबाव झेलने में नाकाम रहने वाले स्टूडेंट की मौत का आंकड़ा अब डराने लगा है। कोटा में पिछले 10 सालों में 127 स्टूडेंट पढ़ाई के तनाव की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। कोटा से आ रही लगातार इन खबरों की वजह से अब यहाँ आने वाले स्टूडेंट की संख्या कम होने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में कोटा आकर तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या में 25% की कमी आई है। इसका असर कोचिंग सेंटर्स के अलावा हॉस्टल और पीजी व्यवसाय पे भी पड़ा है। 2 साल से बहुत बुरा कंडीशन हो गया और पिछले साल से ज्यादा इस साल का बहुत ज्यादा कंडीशन है। रोज एक न एक हॉस्टल के अंदर ताला लग रहा है। 2 दिन पहले कोटा में एक ही दिन में 2 स्टूडेंट के सुसाइड के बाद अब प्रशासन हॉस्टल और पीजी संचालकों के खिलाफ एक्शन की कवायद में जुटा है। पीजी और हॉस्टल में गाइडलाइन की पालना को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने जब मौका मुआयना किया तो कई जगह खामियां नजर आई हैं। अग्निशमन से सुरक्षित नहीं है, कोई फायर का सिस्टम नहीं है, हैंगिंग डिवाइस नहीं है पंखों पर। उसके बाद ये निर्णय लिया, इसको सीज कर दिया। सुसाइड के बढ़ते आंकड़ों के बाद पुलिस अधिकारी कोचिंग संस्थानों और संचालकों के साथ मिलकर एक्शन प्लान बनाने की कवायद कर रहे हैं। देखना होगा इस बार ये उपाय कोटा में स्टूडेंट को मौत के फंदे से झूलने से रोकने में कितने कारगर साबित हो पाते हैं। तीर्थ यात्रा किसी भी श्रद्धालु के लिए उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और यादगार यात्राओं में से एक होती है। दिल्ली में पिछले 5 सालों में राज्य सरकार ने अपनी तीर्थ यात्रा योजना से 87,000 लोगों की मनोकामना पूरी की। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन उसकी तीर्थ यात्रा योजना से लोग काफी खुश हैं। 2019 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 87,200 लोगों को अलग अलग तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में 10 अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। सबसे ज्यादा द्वारकाधीश तीर्थ यात्री अब तक गए हैं। रामेश्वरम के लिए 28 यात्राएं कराई गई हैं। रामलला के दर्शन के लिए 4 बार यात्रा कराई गई। कुल 92 अलग अलग यात्राएं हुई हैं, जिनमें कुल 87,000 लोगों को फायदा पहुंचा है। 2019 से 2024 के बीच ये यात्राएं करवाई गईं। कोविड के दौरान 1 साल ये सिलसिला थम गया था। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाती है। बहुत बढ़िया। आपको भी मजा आया था? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। दोनों टाइम का खाना और पीना और रहना बहुत ही अच्छी सुविधा कर रही। हाँ गए हैं हम, 2020 में गए थे हम वहाँ पे द्वारकाधीश। हाँ ट्रेन से गए थे, यहाँ से बस से लेके गए, ट्रेन रेलवे स्टेशन से ट्रेन चली, फिर हम द्वारकाधीश गए, वहाँ से फिर बस हुई, वहाँ से फिर सोमनाथ, नागेश्वर, सारी जगह घुमाया इन्होंने। अब उसका भी खर्चा इन्होंने दिया, बस का भी किराया, उधर का भी, जो हम ऐसे घूमे थे। बहुत बड़े बूढ़ों की बहुत इच्छा होती है कि हम 4 धाम कर लें, कहीं घूम लें, लेकिन नहीं होता उनका। आज का टाइम इतना वो है कि महंगाई इतनी हो गई और बच्चे भी अब ऐसा ही है कि अपनी उसमें रहते हैं सब, तो बुजुर्गों को थोड़ा कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन इन्होंने दिया। मैं तीर्थ यात्रा में 2023 में रामेश्वरम गया था और बहुत ही बढ़िया सुविधा मिली हमारे को वहाँ पर। ट्रेन में भी बहुत ही अच्छा खाना था
और अपना व्यवहार भी बहुत अच्छा था उन लोगों का। और उसके बाद में फिर हम जहाँ भी हम रुके वहाँ पर बहुत बढ़िया सुविधा थी रहने की और खाने की भी। हमें रामेश्वरम लेके गई थी, फिर उसके बाद मदुराई लेके गई थी। सुविधा थी बस। हाँ जी, वैसे खाना पीना हर चीज़, मतलब जो हमारे अंदर डर था ना जाने के लिए, क्यों कभी गए नहीं इतनी दूर, लेकिन वो डर निकल गया था हमारा वहाँ जाके ऐसे। तो आप चाहती हैं कि एक बार और जाएं आप कहीं? हाँ जी, चाहते हैं एक बार, क्या बार बार जाए हम। वहाँ पे जो किराया था ना ट्रेन से उतर के, रिक्शा का, ऑटो का, जो भी सब उन्होंने दिया था। हमने 1 रुपया नहीं, जो प्रसाद लिया वो बेशक, लेकिन और कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एक समय की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई हैं। उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। ये एक नई ममता कुलकर्णी है जिन्होंने महाकुंभ में संगम के तट पर अपना पिंडदान किया है, यानी अपना वजूद मिटा दिया। अब वो ममता कुलकर्णी नहीं, अमय माता नंदगिरी हैं। आज इनको सनातन धर्म से जुड़ के और सनातन के लिए काम करना था, ललक थी इनको, चाहत थी। किन्नर अखाड़े ने सबको जोड़ा है, जो भी सनातन के लिए काम करेगा। और हमने श्री यमाई ममता नंदगिरी माता जी को भी हमारे साथ जोड़ दिया है। किन्नर अखाड़े में उन्होंने दीक्षा ली, अब वो महामंडलेश्वर हैं। हालांकि ममता चाहें तो अब भी देवी की भूमिका कर सकती हैं। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी चुना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी। ऐसी कोई रोक उन पर नहीं होगी, लेकिन ग्लैमर की सबसे चमकीली दुनिया से होते हुए कुछ भटकावों के बाद अब वो अध्यात्म के उजाले में हैं। यह उनका फैसला है। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।